Okay, people, so we will continue with food security in India. उसको बंद कर देना प्लीज। फूड सिक्योरिटी इन इंडिया में भाई साहब आपका हमने कल देखा कि बहुत ज़रूरी है कि हम अच्छे से अपने फूड रिसोर्सेज को मैनेज करें, क्योंकि अगर वो मैनेज नहीं होगा तो हमारा इतना बड़ा जो वास्ट पॉपुलेशन है, ठीक है, इसमें बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो जाएगा। ठीक है, सो द मोस्ट डेवेस्टेटिंग फेमाइन दैट अकर्ड, ठीक है, बहुत डेवेस्टेटिंग फेमाइन था ये। इट वॉज वन ऑफ द मोस्ट डेवेस्टेटिंग फेमिन्स दैट अकर्ड वॉज द फेमीन ऑफ बंगाल इन 1943। ये कब अकर हुआ भाई साहब? 1943 में अकर हुआ बंगाल में। ठीक है, और इस दौरान भाई साहब बहुत सारे लोग मारे गए, क्योंकि बंगाल उस टाइम पे भाई साहब एक ऐसा प्रोविंस था। ठीक है, बंगाल भाई साहब, बंगाल हो गया, ठीक है, और पंजाब हो गया, बंगाल, पंजाब, केरला। ठीक है, सो दीज आर द मेजर फूड प्रोड्यूसिंग सेंटर्स ऑफ इंडिया। ठीक है, यहाँ पे फूड बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस होता है इन टर्म्स ऑफ एग्रीकल्चर, क्योंकि यहाँ पे फर्टाइल लैंड्स हैं, यहाँ पे पानी पर्याप्त मात्रा में है, तो इसीलिए बहुत सारा फूड यहाँ पे इंडिया का जो मैक्सिमम फूड रिक्वायरमेंट है ये 3 या 4 स्टेट से कंप्लीट होता है। ठीक है, सो यहाँ पे फूड रिक्वायरमेंट काफ़ी ज़्यादा है, और यहाँ पे ही अगर सूखा पड़ जाए, ठीक है, अब फेमाइन मतलब सूखा, यहाँ पे अगर सूखा पड़ जाए तो भाई साहब पूरा इंडिया इंपैक्टेड हो जाएगा, स्पेशली वेस्ट बंगाल। ठीक है, सो अ famine is characterized by widespread deaths due to starvation. Now people will starve to death, मतलब भूखे मरेंगे। ठीक है, इनके पास भाई साहब कुछ भी नहीं है, they are going to starve to death. And epidemics caused by forced use of contaminated water or decaying food. ठीक है, तो बहुत सारे एपिडेमिक्स कॉज होते हैं बाई फोर्स्ड यूज ऑफ कंटेमिनेटेड वाटर, ठीक है, एंड डिकेइंग फूड, सड़े हुए खाने से, मतलब सड़ा हुआ खाना और डिकेइंग फूड खाते रह गए, एंड लॉस ऑफ बॉडी रेजिस्टेंस ड्यू टू वीकनिंग ऑफ स्टार्वेशन। सो ऑब्वियसली बस अब लोगों के पेट में खाना नहीं है, खाना नहीं है तो बॉडी का रेजिस्टेंस नहीं होगा, बॉडी फाइट कैसे करेगा डिजीजेस से, सो दे विल बी इम्पैक्टेड अगेन एंड अगेन। अगर आप देखोगे जो मैल नरिश्ड चिल्ड्रन होते हैं, मैल नरिश्ड चिल्ड्रन मतलब जिनके अंदर नरिशमेंट की कमी होती है, वो बार बार बीमार पड़ते हैं। ठीक है, बार बार बीमार पड़ने का एक मुख्य कारण आपका नरिशमेंट भी हो सकता है। अगर आपका न्यूट्रिशन वैल्यू फूड में बहुत कम है तो इट्स वेरी ऑब्वियस दैट एवरी टाइम यू विल गेट सिक एंड यू विल फॉल इल। ठीक है, एंड लॉस ऑफ बॉडी रेजिस्टेंस ड्यू टू वीकनिंग फ्रॉम स्टारवेशन। ठीक है, द फेमीन किल्ड 30 लाख पीपल इन द प्रोविंस ऑफ बंगाल। 30 लाख लोग मर गए इसमें। 30 लाख मतलब बहुत बड़ी संख्या होती है। ठीक है, 1-2 सालों में भाई साहब 30 लाख लोगों की डेथ हो गई, भूख से मर गए, छोटे छोटे डिजीज से मर गए। ठीक है, सो दैट वाज बेसिकली अ मेजर टर्नआउट। द एग्रीकल्चर लेबरर्स, फिशरमैन, ट्रांसपोर्ट वर्कर्स एंड अदर कैजुअल लेबरर्स वेर अफेक्टेड द मोस्ट बाय ड्रामेटिकली इंक्रीजिंग प्राइस ऑफ राइस। ठीक है, तो भाई साहब प्राइस राइज होने लगा, फूड प्रोड्यूस नहीं हुआ। देखो राइस अभी स्केयर्स, देखो कोई भी कमोडिटी, ठीक है, इकोनॉमिक्स में ये याद रखना, कोई भी कमोडिटी जितनी स्केयर्स होती जाएगी, ठीक है, उतना ही भाई साहब उसका प्राइस भी राइज होता जाएगा। क्या ये समझ में आ रहा है? स्केयर्स मतलब दुर्लभ, ठीक है, जितना कम मिलेगा उतना ज़्यादा प्राइस उसका होता जाएगा। ठीक है, जितना कोई कमोडिटी स्केयर्स होता जाएगा उतना भाई साहब उसका प्राइस बढ़ता जाएगा। क्योंकि फेमीन हुआ है, क्योंकि फेमीन हुआ है इसीलिए भाई साहब राइस की प्रोडक्शन बहुत बहुत कम हो गई है। राइस की प्रोडक्शन बहुत बहुत कम हो गई है, तो हम बोल सकते हैं भाई साहब स्केयरसिटी ऑफ राइस, स्केयरसिटी ऑफ राइस बहुत ज़्यादा बढ़ गई है ना। स्केयरसिटी मतलब दुर्लभ हो जाना, स्केयरसिटी बहुत बढ़ गई है तो इसका प्राइस भी बढ़ जाएगा भाई साहब। ठीक है, तो इसका प्राइस भी बढ़ जाएगा। क्लियर है? चीज़ें काम की हो या ना हो, अगर बहुत कम मिलती हैं तो कीमती होती हैं। ठीक है, डायमंड किसी काम का नहीं है, लेकिन क्योंकि बहुत कम उत्पादन होता है उसका, बहुत कम प्रोडक्शन होता है या बहुत कम मिलता है, इसलिए उसका कॉस्ट बहुत ज़्यादा है। डायमंड से भला भाई साहब हमारा ईंट है ना, इससे भाई साहब कम से कम दीवार तो बन जाएगी, 5 रुपये में एक ईंट आ जाएगा भाई साहब। ठीक है, लेकिन डायमंड क्योंकि भाई साहब वो बहुत दुर्लभ है, इसीलिए उसका भाई साहब प्राइस बहुत ज़्यादा है। इट हैज़ गॉट अ ह्यूमंगस प्राइस। ठीक है, सो ड्रामेटिकली इंक्रीजिंग प्राइस ऑफ, दे वेर द वंस हु डाइड इन दिस फेमीन, तो बहुत लोग भाई साहब मरे गए। नथिंग लाइक बंगाल फेमीन हैज़ हैपेंड इन इंडिया अगेन। इतनी बड़ी तादाद में 30 लाख लोगों का मर जाना भाई साहब कोई खाने का काम नहीं है। एक और उस टाइम पे इतना पॉपुलेशन भी नहीं था। आपने देखा कोरोना में क्या तांडव हुआ, ठीक है, तो कितने लाखों लोग मारे गए।
लेकिन उसके लिए लॉकडाउन लग गया, धंधा चौपट हो गया, लोगों का बाहर निकलना बंद हो गया, सब सारी तमाम चीज़ें हुई। इट वॉज एन इमरजेंसी सिचुएशन, ठीक है। और यहाँ पे देखो एक स्टेट में ही 30 लाख लोग मारे गए, एक स्टेट में 30 लाख लोग भूख से मारे गए। तो इट वॉज अ वेरी वेरी इमरजेंसी सिचुएशन, ठीक है। ओके, नथिंग लाइक दिस बंगाल फैमिन हैज़ एवर हैपेंड इन इंडिया अगेन। इस तरीके का भाई साहब फेमिन कभी नहीं हुआ है, इस तरीके का भाई साहब कभी भी चौपट नहीं हुआ है, ठीक है। बट देयर आर प्लेसेस लाइक राजस्थान, ठीक है, बट देयर आर प्लेसेस लाइक राजस्थान एंड बरान, ठीक है, उड़ीसा, काशीपुर, पालामान, झारखंड, वेयर फेमिन एंड स्टारवेशन डेथ्स हैव आल्सो बीन रिपोर्टेड। तो ऑब्वियसली भाई साहब बंगाल से प्रोडक्शन होता था और ये प्रोडक्शन होता हुआ चीज़ें यहाँ तक जाती थी। जब बंगाल में ही भाई साहब सूखा पड़ गया तो राजस्थान में तो सूखा पड़ना ही पड़ना है, वो तो ऐसे ही सूखा है, ठीक है। वहाँ पे भी भाई साहब रिपोर्टेड डेथ्स हुए, लेकिन सबसे ज़्यादा आपके बंगाल में रिपोर्टेड डेथ्स हुए, ठीक है। Therefore, food security is needed in a country to ensure food at all times। इसीलिए देखिए हमारा एनवायरनमेंट पे कोई कंट्रोल नहीं है, ठीक है। एनवायरनमेंट, प्रकृति हमारे साथ कोई भी गेम खेल सकती है। प्रकृति मतलब नेचर जो है वो रूथलेस, वो देखेगी नहीं कौन मर रहा है कौन जी रहा है, लेकिन हम इम्पैक्टेड हो जाएंगे। तो इसीलिए नेचर का प्रकोप को झेलने के लिए कभी भी आपके पास अच्छा खासा फूड का स्टॉक होना चाहिए, और इसी को हम बोलते हैं फूड सिक्योरिटी। तो ये हमारे लिए एक लाइव एग्जाम्पल था कि बिकॉज वी वेर अंडर द ब्रिटिश एंड वी हैड नॉट मैनेज्ड आवर फूड रिजर्व्स वेल, ठीक है, दिस इज व्हाट हैपेंड। 30 लाख पीपल डाइड आउट ऑफ फूड स्टारवेशन, दैट टू इन अ स्टेट विच इज हाईएस्ट इन फूड प्रोडक्शन, ठीक है। सो ऐसा भाई साहब होगा ही, 30 लाख लोग मारे गए एक देश में। अगर इसको हमने ठीक से मैनेज किया होता, हमारे पास अच्छे खासे ग्रेनरी का स्टॉक रहा होता, तो हम फूड सिक्योरिटी से स्मूथली सेल कर पाते थे, लेकिन नहीं कर पाए, ठीक है। दिस वॉज अ मेजर ब्लो टू द इंडियन इकोनॉमी। विच स्टेट्स ऑफ इंडिया आर मोर फूड इनसिक्योर? कौन कौन से स्टेट्स होंगे बताओ जहाँ पे भाई साहब उत्पादन नहीं है, पैदावार नहीं है, एग्रीकल्चर नहीं है? कौन कौन से स्टेट्स होंगे? राजस्थान, यस। So these are basically states wherein not much of food production happens, ठीक है। Okay, what happens to supply of food when there is a disaster or calamity? तो food supply gets impacted बहुत बुरी तरह से। A natural calamity like drought may affect the infrastructure but definitely will leave its toll on food security, है ना भाई साहब। इंफ्रास्ट्रक्चर पे तो इसका असर पड़ेगा ही, लेकिन फूड सिक्योरिटी में इसका जरूरन असर पड़ेगा, ठीक है। सो दीज आर थिंग्स दैट वी नीड टू। फूड सिक्योरिटी, फूड इनसिक्योर ग्रुप्स कौन कौन से होते हैं भाई साहब? रूरल एरियाज में, ठीक है। रूरल एरियाज में, गांव खेड़े में गरीब लोग जो है, ठीक है, दे आर द मोस्ट फूड इनसिक्योर पीपल, ठीक है। फूड के बारे में इनकी इनसिक्योरिटी सबसे ज़्यादा है। ऑल्दो अ लार्ज सेक्शन ऑफ द पीपल सफर फ्रॉम फूड एंड न्यूट्रिशन इनसिक्योरिटी इन इंडिया, द वर्स्ट अफेक्टेड ग्रुप्स आर लैंडलेस पीपल, जिनके भाई साहब खुद की कोई ज़मीन नहीं होती है, ठीक है, जिनका ना रहने के लिए कोई ज़मीन है, ना ही खेती बाड़ी करने के लिए कोई ज़मीन है। सो द लैंडलेस पीपल आर द वर्स्ट अफेक्टेड फ्रॉम एनी फूड इम्पैक्ट्स, ठीक है। द वर्स्ट अफेक्टेड ग्रुप्स आर द लैंडलेस पीपल, जो किसी दूसरे के खेती में मतलब मजदूरी करते हैं, किसी दूसरे के खेत में मजदूरी करते हैं। दीज लैंडलेस पीपल आर द मोस्ट फूड इनसिक्योर पीपल इन इंडिया, ठीक है। और क्या है भाई साहब? ट्रेडिशन आर्टिशंस, ट्रेडिशनल आर्टिशंस भाई साहब जो लोग आर्ट वगैरह करते हैं, इनका धंधा ऊपर नीचे होता रहता है, ठीक है। ये जिनका भाई साहब शौक है आर्ट में वो परचेज करेंगे, जिनका नहीं है वो नहीं करेंगे, ठीक है। सो ट्रेडिशनल आर्टिशंस आर द वंस हु गेट इम्पैक्टेड। पेटी सेल्फ एम्प्लॉयड वर्कर्स, सेल्फ एम्प्लॉयड वर्कर्स मतलब छोटे छोटे सेल्फ एम्प्लॉयड, कोई रिक्शा चला रहा है, कोई गाड़ी चला रहा है, ठीक है। ऐसे छोटे छोटे जो धंधे करते हैं, सेल्फ एम्प्लॉयड बिजनेस करते हैं, वो सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट होता है, क्योंकि इनके पास बहुत ज़्यादा मात्रा में पैसा और पावर दोनों भी नहीं है, ठीक है। डेस्टिट्यूट्स इंक्लूडिंग बेगर्स, ठीक है, मतलब समाज में जिनको हम बोलते हैं कि ये ना हो तो ही अच्छा है, ठीक है। डेस्टिट्यूट्स मतलब समाज से हट कर लोग, तो डेस्टिट्यूट्स लाइक बेगर्स, बेगर्स में भी ये प्रॉब्लम है, ठीक है। एक्सट्रीमली पुअर पीपल, द फूड इनसिक्योर फैमिलीज आर दोज एम्प्लॉयड इन इल पेड ऑक्यूपेशंस एंड कैजुअल लेबर मार्केट, ठीक है। फूड इनसिक्योर पीपल है, मतलब इनको वैसा फूड सिक्योरिटी नहीं है। द फूड इनसिक्योर फैमिलीज आर दोज एम्प्लॉयड इन इल पेड ऑक्यूपेशन, जहाँ पे भाई साहब ज़्यादा पैसा नहीं है, ऐसे जगहों पे जो एम्प्लॉयड है। एंड कैजुअल लेबर मार्केट, जिनका भाई साहब कैजुअल लेबर में मार्केट है, ठीक है। कैजुअल लेबर मतलब छोटे मोटे मजदूरी, ठीक है, करते हैं जो लोग, ठीक है। कैजुअल लेबर मतलब जो लोग छोटा मोटा मजदूरी करते हैं, ऐसे लोग, ठीक है।
वर्कर्स हैविंग इरेगुलर एम्प्लॉयमेंट और पार्ट टाइम लेबर, कभी काम मिला तो मिला, कभी काम नहीं मिला तो नहीं मिला। आप देखो कि बहुत सारे ऐसे सर्कल्स होते हैं जहाँ पे लेबरर्स लोग खड़े रहते हैं कि हाँ भाई साहब हम पेंटिंग का सब लेकर खड़े रहते हैं, हाँ भाई साहब कोई आया चलो पेंटिंग का काम करना है, चलो कारपेंट्री का काम करना है, ऐसे जाते हैं। तो इनको जब काम मिला तो पैसा है तो थोड़ा बहुत खाना आ जाएगा, अगर काम नहीं मिला तो पैसा नहीं तो खाना नहीं, ठीक है। इस तरीके के जो लोग होते हैं ये लोग सबसे ज़्यादा फूड इनसिक्योर ग्रुप्स होते हैं। दीज आर द, तो आपको भाई साहब ये सब चीज़ें समझ में नहीं आती होंगी क्योंकि टचवुड आप इस दौर से नहीं गुजरे हैं, ठीक है। आपके मतलब आपको मालूम है कि घर पे जाएंगे तो खाना तो मिल ही जाएगा, ठीक है। लेकिन ये फूड इनसिक्योर ग्रुप्स हैं जिनका इनकम भाई साहब इनसिक्योर होता है, ज़्यादा करके उनका जो फूड है उसमें भी इनसिक्योरिटी होती है। आज क्या खाएंगे कल क्या खाएंगे इसमें इनसिक्योरिटी है, ठीक है। यूजुअली बाई हायर्ड बाय द आवर और डे, तो इनको ऐसे वर्कर्स जो होते हैं जो मतलब उनको पगार मिलती है दिन में कितना घंटा काम करते हैं उस पर, या पूरे दिन के काम पे जिनको पगार मिलती है, जिनका पगार भाई साहब ऊपर नीचे होता है, ऐसे लोगों का भाई साहब फूड इनसिक्योरिटी सबसे ज़्यादा होता है, ठीक है। आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? These workers are largely engaged in seasonal activities and are paid very low wages just ensure bare survival. इनको भाई साहब बहुत कम पगार मिलती है। पगार देखो ये अनऑर्गेनाइज सेक्टर है। अनऑर्गेनाइज सेक्टर मतलब समझते हो, ऑर्गेनाइज सेक्टर और अनऑर्गेनाइज सेक्टर। अगर आप किसी ऑफिस में जॉब करते हैं तो आपकी भाई साहब एक सैलरी होगी, सैलरी स्लिप होगा, ठीक है। इस तरह से भाई साहब आपका ऑर्गेनाइज सेक्टर है। दिस इज बेसिकली एन ऑर्गेनाइज सेक्टर। अनऑर्गेनाइज सेक्टर कौन सा होता है भाई साहब? What is an unorganized sector? What is an unorganized sector? Organized sector मतलब समझ में आया, ठीक है। आपका भाई साहब कोई जॉब होगा, यू आर वर्किंग इन अ ऑफिस, प्रॉपर जॉब है, तो इसको हम बोलेंगे ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर। दिस इज बेसिकली ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर, ठीक है। आपका प्रॉपर जॉब होगा तो ये होगा आपका ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर, ठीक है। जस्ट वन मिनट। ओके, सो देखो यहाँ पे आपका जॉब जो है तो ऑर्गेनाइज सेक्टर पे एक जॉब होता है और दूसरा जॉब होता है भाई साहब आपका अनऑर्गेनाइज सेक्टर। जब आप किसी ऑर्गेनाइज सेक्टर में जुड़े हुए होते हैं तो ऑर्गेनाइज सेक्टर मतलब कैसा होता है? देखो जैसे आप ऑफिस जा रहे हैं तो ऑफिस पे जा रहे हैं तो आपका ऑफिस पे अपॉइंटमेंट हुआ होगा, आपके ऑफर लेटर पे, आपके ऑफर लेटर पे भाई साहब सैलरी स्पेसिफाइड होती है, आपके कितनी सैलरी होगी, मंथली सैलरी होगी, कैसे सैलरी मिलेगा, कब मिलेगा, ये सब स्पेसिफिकेशंस होते हैं। तो आपको हर महीने एक सैलरी मिल जाती है आपके काम के हिसाब से, ठीक है। तो ये ऑर्गेनाइज सेक्टर है। मतलब ऐसा नहीं है कि यार तुम सुबह उठ के सोचोगे अच्छा आज कहाँ पे काम मिलेगा, पता नहीं पगार मिलेगा कि नहीं, ऐसा नहीं है, ठीक है। अनऑर्गेनाइज सेक्टर के लोगों का ये प्रॉब्लम है। अनऑर्गेनाइज सेक्टर के लोगों का प्रॉब्लम क्या है भाई साहब? उनको हर रोज काम के बारे में सोचना पड़ेगा, कहीं काम मिलेगा तो भाई साहब कुछ पैसा मिलेगा, ठीक है। दैट इज कॉल्ड अनऑर्गेनाइज सेक्टर, ठीक है। तो अनऑर्गेनाइज सेक्टर बहुत इनसिक्योर होती है इनकम को लेकर। जिस दिन काम मिला उस दिन पैसा है, जिस दिन काम नहीं मिला, जैसे मजदूर होते हैं आप बहुत सारे सर्कल्स में देखोगे, जैसे अगर तुम ये क्या करें, हाँ ये सर्कल्स पे जाओगे, बहुत सारे सर्कल्स ऐसे होते हैं, जैसे तुम्हारा क्या कहते हैं तलोजा जाने के लिए और इधर भी आपका वहाँ पे उधर जाने के लिए, तो हाँ तो ये सब बहुत सारे ऐसे जगह रहेंगे जहाँ पे आप देखोगे मजदूर लोग भाई साहब ऐसे लाइन लगा के खड़े हुए हैं, ठीक है। वो पेंट का डब्बा उब्बा होता है उनके हाथों में, ठीक है। तो मतलब जिन लोगों को ज़रूरत पड़ती है वो आते हैं, उनको लेकर जाते हैं और जितना भी काम रहेगा उसके हिसाब से भाई साहब समझ लो, इसको अगर मुझे पेंटिंग कराना रहे, 2 मजदूरों की ज़रूरत पड़ेगी, उनको हम पगार दे देंगे कुछ, तो काम मिल गया तो मिल गया, नहीं मिला तो नहीं मिला। सो ऐसा नहीं, मतलब जो लोग ऑर्गेनाइज सेक्टर में एम्प्लॉयड होते हैं, ठीक है, उनका भाई साहब देखो जैसे समझ लो अगर कोई डॉक्टर है, ठीक है, डॉक्टर है कोई हॉस्पिटल में काम कर रहा है और वो डॉक्टर का समझ लो आज के उसमें 10 ही पेशेंट आए, कल समझ लो उसने 50 पेशेंट आए तो 50 पेशेंट को देखा, परसों समझ लो उसने एक ऑपरेशन किया, उसके बाद वाले दिन कोई आया ही नहीं, समझ लो 2 ही जन आए, तो क्या डॉक्टर की सैलरी भी ऊपर नीचे ऐसे होती रहेगी? नहीं, डॉक्टर की सैलरी जो है वो मंथली सैलरी भी इसको मिलेगी। समझ में आ रहा है ये, ठीक है। जैसे किसी स्कूल में कोई टीचर है, जो स्कूल में टीचर है वो स्टूडेंट्स अगर उस क्लास में 4 हो या 20 हो या 100 हो, उसकी सैलरी उतनी ही रहेगी, स्कूल वाले उसको उतनी सैलरी देंगे, है ना, मंथ का सैलरी उतना ही देंगे। इट डजंट डिपेंड अपॉन हाउ मेनी स्टूडेंट, वो उसका हेडेक नहीं है कितने स्टूडेंट्स आ रहे हैं कितने स्टूडेंट्स नहीं आ रहे हैं। समझ में आ रहा है ये? तो ये आपका ऑर्गेनाइज सेक्टर है। आपको यहाँ पे आप इनसिक्योर नहीं है, यू आर नॉट इनसिक्योर अबाउट योर इनकम। आपको मालूम है कि भाई साहब आपके प्रोफेशन के हिसाब से हर महीने आपको एक सैलरी मिल ही जाएगी, ठीक है, यू आर अवेयर ऑफ दिस। तो ये आपका एक इनसिक्योर ग्रुप जो है वो होता है आपके इस ऑर्गेनाइज सेक्टर में। और जितनी आपको इनसिक्योरिटी होती है इनकम के बारे में,
उतनी ही इनसिक्योरिटी होती है फूड के बारे में, ठीक है। द मोर इनसिक्योर यू आर अबाउट द इनकम, द मोर इनसिक्योर पीपल गेट अबाउट द फूड, ठीक है। तो फूड इनसिक्योरिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू योर जॉब इनसिक्योरिटी या योर अर्निंग इनसिक्योरिटी, ये इसके साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ठीक है। आर वी क्लियर ऑन दिस वन? पीपल आ समझ में आता हूँ, ठीक है। फूड इनसिक्योर ग्रुप्स हो गए, ये अर्बन एरियाज हो गए। विच आर द पीपल मोर प्रोन टू फूड इनसिक्योरिटी? कौन से लोग होंगे जो फूड सिक्योरिटी में ज्यादा प्रोन होंगे? विच आर द पीपल? अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में जो लोग हैं, ठीक है, और कैजुअल लेबर्स। कैजुअल लेबर्स मतलब समझ में आ रहा है, कभी काम मिला कभी नहीं मिला, कभी काम मिला कभी नहीं मिला, ऐसा है, ठीक है। प्रोजेक्ट चल रहा है, कहीं पे कोई भी बिल्डिंग में काम चल रहा है तो काम मिल रहा है, अगर नहीं चल रहा है तो नहीं मिल रहा है काम भाई साहब, ठीक है। तो दीज आर कैजुअल लेबर्स। सो दीज आर द वंस हु आर मोर प्रोन टू फूड इनसिक्योरिटी, ठीक है। सोशल कॉम्पोजिशन, लेट्स अंडरस्टैंड मोर अबाउट सोशल कॉम्पोजिशन एंड इनएबिलिटी टू बाय फूड। हमारा जो सोशल कॉम्पोजिशन है भाई साहब, व्हाट इज आवर सोशल कॉम्पोजिशन? सो लेट्स अंडरस्टैंड। So scheduled caste, scheduled tribes and OBCs, that is other backward classes who have very low land productivity are prone to food insecurity. ऐसे लोग जो बहुत मतलब समाज के नीचे स्तर पे हैं, नीचे स्तर पे हैं इन टर्म्स ऑफ इनकम, इन टर्म्स ऑफ देयर लाइवलीहुड, इन टर्म्स ऑफ देयर सोशल स्टेटस, जिनको बहुत सालों से टॉर्चर किया गया है, या जिनको बहुत सालों से वैसा प्रताड़ित किया गया है, या जिनको इक्वल अपॉर्चुनिटी नहीं मिली है टू अर्न और टू डेवलप देमसेल्व्स इन टर्म्स ऑफ एजुकेशन, ठीक है। दे आर मोर प्रोन टू फूड इनसिक्योरिटी, दे आर मोर प्रोन टू फूड इनसिक्योरिटी। हाई इंसिडेंस ऑफ मैल न्यूट्रिशन प्रिवेल्स अमॉन्ग वुमेन। मैल न्यूट्रिशन मतलब समझते हैं, व्हाट इज मैल न्यूट्रिशन? जो आपके बॉडी की रिक्वायरमेंट होती है कैलोरीज की, प्रोटीन्स की, ठीक है, वो अगर आपको रोजमर्रा नहीं मिल रही है, so that is called malnutrition, when you are not getting the sufficient supply of food। हर एक एज में और as per the sex, whether you male or female, तो आपका बॉडी का एक रिक्वायरमेंट होता है। एक बच्चे का फूड का रिक्वायरमेंट, एक अडल्ट का फूड का रिक्वायरमेंट, एक ओल्ड एज इंसान के फूड का रिक्वायरमेंट डिफरेंट होता है, ठीक है। बैलेंस डाइट अगर नहीं मिल रहा होगा सो इट विल डेफिनेटली कॉज मैल न्यूट्रिशन, और मैल न्यूट्रिशन से बहुत सारे डिजीजेज होते हैं, ठीक है। This is a matter of serious concern as it puts even the unborn baby at the risk of malnutrition. So ऐसे pregnant women जिनको भाई साहब प्रॉपर मात्रा में फूड नहीं मिल रहा है, so the baby also is at risk, ठीक है। Baby is also at risk, ठीक है। Humans में deaths क्यों ज़्यादा होते हैं? During pregnancies या during delivery सबसे ज़्यादा deaths होते हैं। Any reason why? क्यों मालूम है भाई साहब? Human species में maternal deaths during डिलीवरी और पार्चुरेशन जिसको हम बोलते हैं इज द मैक्सिमम। व्हाई? एनी रीजन व्हाई? देखो हमारे एवोल्यूशन में क्या हुआ था, एवोल्यूशन हमारा कब हुआ? जब हमारा भाई साहब ब्रेन का साइज बढ़ने लगा, है ना भाई साहब, ब्रेन का साइज बढ़ने लगा। हम आज की तारीख में भी लार्जेस्ट साइज ब्रेन पोजेस करते हैं अपने बॉडी के हिसाब से, हमारे बॉडी के हिसाब से हमारा ब्रेन का साइज ज़्यादा है, ठीक है। तो ह्यूमन एवोल्यूशन में जब से ब्रेन का साइज बढ़ने लगा तब से भाई साहब डेथ्स ज़्यादा होने लगे, मैटरनल डेथ्स ज़्यादा होने लगे, क्योंकि अगर सर बाहर नहीं निकलता है पहले, ठीक है, अगर नॉर्मल डिलीवरी में सर पहले बाहर नहीं निकलता है तो बच्चे का मर जाना लगभग तय है, ठीक है। द चाइल्ड इज गोइंग टू डाई एंड इट विल पोज अ ह्यूज रिस्क टू द मदर एज वेल। तो वैसे ही हमारे ह्यूमन डेथ्स मैटरनल, आप कभी भी कंपेयर कर लेंगे नॉर्मल डिलीवरीज में ह्यूमंस में मैटरनल डेथ्स या चाइल्ड डेथ्स ज़्यादा होते हैं एज कम्पेयर टू अदर स्पीशीज़, ठीक है। दूसरे स्पीशीज़ में ड्यूरिंग डिलीवरी उतने ज़्यादा डेथ्स नहीं होते हैं जितने ह्यूमंस में होते हैं, ठीक है, क्योंकि हमारा ब्रेन साइज बड़ा है और ये ब्रेन साइज के बढ़ने की वजह से देयर इज अ लॉट ऑफ कॉम्प्लिकेशंस दैट माइट हैपन ड्यू टू प्रेगनेंसी, ठीक है। सो ऐसे ही हम रिस्क पे है ड्यू टू आवर ब्रेन साइज, और उसके ऊपर अगर मैल न्यूट्रिशन हो गया इट विल बी ऑल द मोर रिस्कियर, ठीक है। लॉस ऑफ बॉडी रेजिस्टेंस ड्यू टू वीकनिंग फ्रॉम स्टारवेशन, तो हमारा भाई साहब मैल न्यूट्रिशन में बॉडी रेजिस्टेंस। So according to the survey 1989 to 1999, the number of such women and children below 5 years is approximately 11 करोड़, ठीक है। 1989 और 1999 में भाई साहब हम उतने ज़्यादा नहीं थे, हमारी पॉपुलेशन अप्रॉक्सीमेटली 111 करोड़ की थी, 111 के 112 करोड़ थे, ठीक है। आज की तारीख में 135 हो गए। उस टाइम पे मैल न्यूट्रिशन से इम्पैक्टेड लेडीज और चिल्ड्रन बिलो 5 years was approximately 11 करोड़।
मतलब भाई साहब 111 में से तो 11 करोड़ जो है आपके लेडीज़ और जो चिल्ड्रन हैं, दे आर अंडर द इम्पैक्ट ऑफ मैल न्यूट्रिशन। क्लियर है, समझ में आ रहा है भाई साहब ये? ठीक है, ओके ओके ओके। तो ये हो गया हमारा सोशल कॉम्पोजिशन। अनदर फैक्टर कॉजिंग फूड इनसिक्योरिटी इज इनएबिलिटी टू बाय फूड। ठीक है, द पीपल अफेक्टेड बाय नेचुरल डिजास्टर्स। अभी भाई साहब कहीं पे बहुत ज़्यादा बाढ़ आ गई हो, कोई भूकंप आ गया हो, कोई सुनामी आ गया हो, नेचुरल डिजास्टर्स हमारे कंट्रोल में नहीं रहते हैं, या शायद रहते भी हैं लेकिन कहाँ तक हम कंट्रोल करें। तो ये सब जब होता है, ठीक है, सो फूड जो है तो बहुत लेस अवेलेबल होने लगता है। फूड भाई साहब आधा, भाई साहब फूड क्रॉप्स बह गए, पूरा फसल बिगड़ गया, तो फूड में तंगी हो जाती है। और जब फूड कम हो जाता है तो ऑब्वियसली जो लोग फूड सेलर्स हैं, दे विल राइज द प्राइस। ठीक है, दे विल मेक अ राइज इन द प्राइस, एंड व्हेन इट इज अ राइज इन द प्राइस, मेनी पीपल विल नॉट बी एबल टू अफोर्ड टू बाय दैट फूड। तो यहाँ पे भाई साहब people affected by natural disasters become unable to pay for their food, who have to migrate to other areas in search of work। बहुत बड़ी तादाद में लोग भाई साहब माइग्रेट कर रहे हैं दूसरे जगहों पे इन सर्च ऑफ वर्क। अब इस चीज़ को समझो, समझ लो भाई साहब कोई गांव में है, कोई गांव में कोई पर्सन ए है, ठीक है, अभी इस गांव में जब वो रह रहा है तो छोटी सी उसकी ज़मीन है, उस ज़मीन में भाई साहब थोड़ी बहुत भाजी और या थोड़ा बहुत चावल वो उगा सकता है। ठीक है, ठीक है, कुछ भी नहीं हो तो कम से कम अगर घर में कुछ भी नहीं है तो खेत से कुछ लेकर आकर वो भाई साहब कर सकता है। गांव में भाई साहब तालाब उलाब रहते ही हैं, अगर कुछ नहीं मिला तो 2-4 मछलियां पकड़ के लाकर वो खाना खा सकता है। ठीक है, गांव में भाई साहब लोगों को आप जानते ही हैं, सारे लोगों के पास भाई साहब गाय भैंस तो होती है। अगर किसी घर में 4-5 गाय भैंस है तो आधा लीटर दूध कोई भी किसी को ऐसे ही दे देगा, है ना, ऐसे ही दे देगा, मतलब चलो यार ठीक है ऐसा ही दे देगा। तो गांव में अपने आप को रखना थोड़ा सा आसान है, लेकिन वही फैमिली जब आ जाती है शहर में तो ना तो भाई साहब यहाँ पे आपको नदी मिलेगी जहाँ से आप मछली ला सकें, ना तो भाई साहब फ्री में आपको कोई दूध देने वाला है, ठीक है, आधे लीटर का दूध, और ना ही भाई साहब आपके पास कोई ऐसा साधन है जहाँ पे आप छोटे से खेत से आप कुछ भी उठा कर ला सकते हैं अपने फैमिली के बनाने के लिए। ठीक है, सो द स्ट्रगल बिकम्स मोर एंड द फूड इनसिक्योरिटी ऑल्सो बिकम्स मोर। यहाँ पे जब लोग गांव छोड़कर शहर में आते हैं, देयर फूड इनसिक्योरिटी फैक्टर बिकम्स मोर, इट बिकम्स मोर इंटेंस। आर बी क्लियर? ठीक है, समझ में आ रहा है ये? ठीक है, कभी भी किसी भी नए एरिया में आएंगे तो अगर आपके जेब में पैसा नहीं होगा तो फूड को लेकर आपको भाई साहब टेंशन रहेगा। इफ़ यू हैव गॉट मनी, येस यू कैन सर्वाइव। इफ़ यू डोंट हैव एनफ ऑफ मनी, देन यू विल ऑलवेज बी ऑन अ रडार ऑफ फूड इनसिक्योरिटी। फूड इनसिक्योरिटी आपके लिए हमेशा बनी रहेगी। ठीक है, ये इनसिक्योरिटी हमेशा बनी रहेगी। इकोनॉमिकली बैकवर्ड स्टेट्स विथ हाई इंसिडेंस ऑफ पॉवर्टी, तो ऐसे बहुत सारे इकोनॉमिकली बैकवर्ड स्टेट्स हैं, उत्तर प्रदेश, ठीक है, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, ये सब थोड़े से इकोनॉमिकली बैकवर्ड स्टेट्स हैं। आप बोलेंगे भाई साहब मुंबई इज द फाइनेंशियल कैपिटल ऑफ इंडिया, वाई आर वी काउंटिंग महाराष्ट्र एज एन इकोनॉमिकली बैकवर्ड स्टेट? मुंबई में रहते हुए आपको शायद अंदाज़ा नहीं है, बट महाराष्ट्र जो है बहुत वर्स्ट इम्पैक्टेड है ड्यू टू ड्राउट्स एंड फेमिन्स। यहाँ पे भाई साहब बारिश की भरमार है, लेकिन उस साइड में विदर्भ में आपने सुना रहेगा कि फार्मर्स कमिट सुसाइड्स बिकॉज दे आर नॉट एबल टू रन देयर फैमिलीज। इतनी हालत ख़राब है। ठीक है, ओके, सो फैक्टर्स कॉजिंग फूड इनसिक्योरिटी, इनएबिलिटी टू बाय फूड एंड रिमोट एरियाज आर फूड इनसिक्योर। तो जितने भी आपके रिमोट एरियाज हैं दे आर बेसिकली फूड इनसिक्योर। व्हाट आर द फैक्टर्स कॉजिंग फूड इनसिक्योरिटी? हंगर इज अनदर एस्पेक्ट इंडिकेटिंग फूड इनसिक्योरिटी। ठीक है, तो भूख ठीक से मिटती नहीं। हंगर इज नॉट जस्ट एन एक्सप्रेशन ऑफ पॉवर्टी, इट ब्रिंग्स अबाउट पॉवर्टी। ठीक है, इट ब्रिंग्स अबाउट पॉवर्टी। द अटेनमेंट ऑफ फूड सिक्योरिटी देयरफॉर इन्वॉल्व्स क्या भाई साहब? एलिमिनेटिंग करंट हंगर एंड रिड्यूसिंग द रिस्क ऑफ फ्यूचर हंगर। तो हमारा करंट हंगर और फ्यूचर हंगर के रिस्क को अवॉइड करना। ठीक है, हंगर हैज 2 डायमेंशंस, क्रॉनिक हंगर एंड सीजनल हंगर। ठीक है, chronic hunger and seasonal hunger. What is chronic hunger? It is a consequence of diets persistently inadequate in terms of quantity and or quality. अगर आप ऐसा फूड खा रहे हैं, देखो भूख जो लगती है हमको 2 चीज़ों से लगती है। एक तो स्वाद के हिसाब से लगती है, कुछ बहुत ही अच्छा बन रहा होगा तो हम थोड़े से लालच में आकर उसको खाते हैं, ये एक भूख है। और दूसरी भूख कैसी है? जो हमारे पेट में कुछ भी नहीं है वैसा। ठीक है, इसकी बात की जा रही है यहाँ पे। We are not talking about hunger which is generated due to some lavish food being cooked in your surroundings. We are talking about hunger which is generated due to stomach being empty.
ठीक है, ड्यू टू स्टमक बीइंग इनएडिक्वेट, पर्याप्त मात्रा में न्यूट्रिशन नहीं मिला है, पर्याप्त मात्रा में कार्बोहाइड्रेट्स नहीं मिला है, तो जो हंगर जनरेट होता है उसको हम बोलते हैं भूख। इट इज़ अ कॉन्सिक्वेंस ऑफ डाइट्स परसिस्टेंटली इनएडिक्वेट, तो जो भी हम खा रहे हैं वो हमारे लिए अगर इनएडिक्वेट हो जाए इन टर्म्स ऑफ क्वांटिटी और क्वालिटी, क्वांटिटी और क्वालिटी दोनों के टर्म्स में ही अगर ऐसा होता है तो क्रॉनिक हंगर प्रोड्यूस होती है। क्रॉनिक हंगर मतलब लॉन्ग टर्म हंगर, ठीक है, ये ऐसा नहीं है कि ये खत्म हो जाएगा, ये भाई साहब जब तक प्रॉपर क्वालिटी और प्रॉपर क्वांटिटी में हमको फूड नहीं मिलता है तब तक ये हंगर हमारे अंदर परसिस्ट करेगा, इट विल परसिस्ट इनसाइड अस। ओके, चलिए भाई साहब, बिटवीन सीजनल हंगर एंड क्रॉनिक हंगर, सीजनल हंगर क्या होता है तो बता। लगा काम नहीं मिलता था बक, तो बता भाई सीजनल हंगर मतलब, ये सब क्वेश्चंस आएंगे ही भाई साहब, ऐसे नहीं है कि आपको फूड इनसिक्योरिटी के बारे में ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चंस आएंगे ही। सीजनल हंगर मींस नहीं, फार्मर नहीं, लेबर का, कैजुअल लेबर का रेनी सीजन में, यस दैट कुड बी वन सीजनल हंगर। और व्हाट आर द अदर थिंग्स सीजनल हंगर में? नहीं, जब आपका हार्वेस्टिंग सीजन होता है और जब आपका ग्रोइंग सीजन होता है, दोनों में जो फर्क होता है फूड कंजम्पशन में, इसको हम बोलते हैं सीजनल हंगर। तो ऑब्वियसली हार्वेस्टिंग सीजन में ज़्यादा फूड कंजम्पशन होता है, लेकिन ग्रोइंग सीजन में फूड कंजम्पशन बहुत नीचे आ जाता है, ठीक है। सो दिस इज कॉल्ड सीजनल हंगर, दिस इज कॉल्ड सीजनल हंगर। व्हाट इज क्रॉनिक हंगर पीपल, व्हाट इज क्रॉनिक हंगर? फटाफट भाई साहब, क्रॉनिक हंगर सोम। क्रॉनिक हंगर मतलब जब आप इनएडिक्वेट क्वांटिटीज में आप फूड कंज्यूम कर रहे हो, प्रोटीन का कंटेंट, कार्बोहाइड्रेट्स का कंटेंट, फैट्स का कंटेंट जो होना चाहिए उतना कंज्यूम जब नहीं हो रहा है तो उसको हम बोलते हैं क्रॉनिक हंगर, ठीक है। दैट इज कॉल्ड क्रॉनिक हंगर, मतलब आपकी बॉडी में जितनी खुराक आप डाल रहे हैं वो पर्याप्त नहीं है, ठीक है। दैट इज कॉल्ड क्रॉनिक हंगर। गिव 3 डिफरेंसेस बिटवीन सीजनल हंगर एंड क्रॉनिक हंगर। क्रॉनिक हंगर इज ड्यू टू द इनएडिक्वेसी और इनअप्रोप्रिएटनेस ऑफ द amount of different nutrients that are required in the food which are not consumed by a person. And seasonal hunger is what? Seasonal hunger is created by the seasonal things which happen in business and trade, ठीक है। तो अगर फार्मर्स का देखेंगे, कैजुअल लेबर का देखेंगे, तो ये आपके सीजनल हंगर्स क्रिएट करते हैं। सीजनल हंगर इज बेस्ड ऑन द एम्प्लॉयमेंट एंड क्रॉनिक हंगर इज बेसिकली ऑन द, मतलब ये लॉन्ग टर्म है क्रॉनिक हंगर, ये सीजनल नहीं है, दिस इज लॉन्ग टर्म एंड मोर और लेस परमानेंट, ठीक है, मोर और लेस परमानेंट। आफ्टर इंडिपेंडेंस, इंडियन पॉलिसी मेकर्स अडॉप्टेड ऑल मेजर्स टू अचीव सेल्फ सफिशिएंसी इन फूड ग्रेन्स। तो बहुत दिनों तक हमारा स्ट्रगल जारी रहा और फिर जब बंगाल में इतना बड़ा फेमीन हुआ, इतने लाखों लोग, 30 लाख लोग मारे गए उस बंगाल फेमीन में, सो इट वाज अ मेजर इंसिडेंट एंड ऑल ऑफ दीज 30 लाख पीपल वेर किल्ड, 30 लाख और मोर, दे वेर किल्ड ड्यू टू स्टारवेशन, ड्यू टू स्टारवेशन। भाई साहब इनके पास ये फूड स्टारवेशन की वजह से मरे, ठीक है, स्टार्व्ड टू डेथ थे ये, ठीक है, एंड दैट वाज अ वेरी ब्लैक मार्क ऑन आवर हिस्ट्री। सो आफ्टर इंडिपेंडेंस, इंडियन पॉलिसी मेकर्स अडॉप्टेड ऑल मेजर्स टू अचीव सेल्फ सफिशिएंसी इन फूड ग्रेन्स। तो इन्होंने भाई साहब एक उद्देश्य बना लिया कि अभी हमको सेल्फ सफिशिएंट होना है, आत्मनिर्भर होना है इन टर्म्स ऑफ फूड ग्रेन्स। इसको ठीक से इस्तेमाल करना है, इसको ठीक से स्टोर करना है, इसको ठीक से डिस्ट्रीब्यूट करना है और इसको ऐसे चलाना है कि कभी भी किसी भी नेचुरल डिजास्टर के वजह से फूड में प्रॉब्लम ना आ जाए, फूड क्राइसिस ना हो जाए, ठीक है, किसी भी नेचुरल डिजास्टर के हिसाब से आपका फूड क्राइसिस ना हो, हम कभी ऐसे फूड के क्राइसिस में ना आ जाए, ठीक है। India adopted a new strategy in the agriculture which resulted in the green revolution, especially the production of wheat and rice. तो wheat and rice मतलब हर इंडियन फैमिली में कंज्यूम होती है। wheat and rice are products which are consumed in almost all Indian families, ठीक है। So India adopted a new strategy in agriculture which resulted in the green revolution, especially in the production of wheat as well as rice, ठीक है, especially in the production of wheat and rice. Indira Gandhi, the then Prime Minister of India, officially recorded the impressive strides of the Green Revolution in agriculture, ठीक है, by releasing special stamp entitled Wheat Revolution in July 1968. ये भाई साहब स्पेशल स्टैम्प रिलीज हुआ था। आपने तो भाई साहब पोस्ट ऑफिसेस नहीं देखेंगे उतने, या पोस्टल चीज़ों को नहीं देखा है, तो पोस्टल में ऐसे स्टैम्प लगता था और ये स्टैम्प आपका जो इशू होता था वो करंट इवेंट्स पे होता था।
हमारे जो इंडिया में करंट इवेंट्स होते हैं उन पे ये स्टैम्प्स इश्यू होते हैं। किसी ने स्टैम्प देखा है जो एक्चुअली पोस्टल सर्विसेज में यूज़ होता है, ठीक है? तो अलग अलग आपके जो पार्सल होते थे, पार्सल के वेट पर आपको स्टैम्प लगाना पड़ता था, 2 रुपये का स्टैम्प, 5 रुपये का स्टैम्प, 1 रुपये का स्टैम्प। जैसे समझ लो कोई पैकेट है, कोई पार्सल है, इसको मैं पोस्ट ऑफिस में लेकर जा रहा हूँ, तो पोस्ट ऑफिस वाले क्या करेंगे, इसका वेट करेंगे तो इतना ग्राम आएगा, इतना ग्राम का एक चार्ट होता है, इतने ग्राम का इतना स्टैम्प आपको लगाना पड़ेगा। तो ये स्टैम्प आपको लगाना पड़ता था। ये स्टैम्प बेसिकली जो आप पैसा से खरीद रहे हैं, ये पैसा पोस्ट ऑफिस को जा रहा है, मतलब गवर्नमेंट को जा रहा है, ठीक है? सो ये ऐसा स्टैम्प्स होते थे। और ये स्टैम्प्स क्या होते थे उस टाइम पे, इन स्टैम्प्स पे वो पिक्चरें छापे जाती थी जो देश में जो आंदोलन चल रहा है या देश में जो कार्रवाई चल रही है या देश में जो डेवलपमेंट चल रहा है उस पर, ठीक है? क्योंकि उस टाइम पे उतना इंटरनेट नहीं था, उस टाइम पे भाई साहब आपका सोशल मीडिया नहीं था। सो दिस वाज वन थिंग इन विच द न्यूज़ ऑफ वॉट एवर डेवलपमेंट इज कैरिड आउट इन द कंट्री यूज टू गेट प्रोपोगेटेड, ठीक है? तो स्टैम्प्स ऐसे बनते थे। द सक्सेस ऑफ व्हीट वाज लेटर रेप्लिकेटेड इन राइस। The increase in food grains was, however, disproportionate. The highest rate of growth was achieved in Punjab and Haryana. ठीक है? तो इन्होंने भाई साहब पंजाब और हरियाणा में एक चीज अच्छी हुई कि they quickly adopted the new measures that had been taken in agricultural revolution. Mechanized farming, use of hybrid seeds, इन सब चीज़ों को उन्होंने बहुत इफेक्टिवली यूज़ किया और फटाफट वहाँ पे भाई साहब आपका प्रोडक्शन बढ़ा, फूड का प्रोडक्शन बढ़ा, ठीक है? Where food grain production jumped from 7.23 million tons in 1964-65 to reach an all-time high of about 280 million tons in 2013-14, ठीक है? तो इतना ज़्यादा भाई साहब फूड प्रोडक्शन बढ़ गया। प्रोडक्शन इन महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, बिहार, उड़ीसा एंड नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स कंटिन्यू टू स्टैगर। यहाँ पे भाई साहब लोगों ने उतनी जल्दी ग्रीन रेवोल्यूशन को अडॉप्ट नहीं किया, मैकेनाइज्ड फार्मिंग को नहीं अडॉप्ट किया, जिसके वजह से अभी भी भाई साहब मतलब स्टैगर करते रहे, ठीक है? द प्रोडक्शन वाज नॉट दैट हाई। तमिलनाडु एंड आंध्र प्रदेश ऑन द अदर हैंड recorded significant increases in rice yield. Since the advent of the green revolution in the early 70s, India has become self sufficient, ठीक है? तो आज की तारीख में हम बोल सकते हैं कि इंडिया में सेल्फ सफिशिएंसी है। इंडिया डजंट नीड टू इंपोर्ट फूड ग्रेन्स, इंडिया में फूड ग्रेन्स की इंपोर्ट की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है? इंडिया हैज़ बिकम सेल्फ सफिशिएंट in food grains during the last 30 years because of a variety of crops grown all over the country. पूरे कंट्री भर में वैरायटी ऑफ क्रॉप्स ग्रो होते हैं, जिसके वजह से इंडिया क्या हो गया है आज की तारीख में, सेल्फ सफिशिएंट हो गया है। मतलब अभी वो खतरा नहीं रहा। एनी क्वेश्चंस आप पीपल? कहाँ से अपने आप पानी है, कहाँ से गिर रहा है? ओके, इंडिया हैज बिकम नाउ सेल्फ सफिशिएंट। तो आप देखो यहाँ पे इस ग्राफ में हमको देखने को मिलता है कि कितने टन्स हुए हैं, ठीक है? प्रोडक्शन ऑफ फूड ग्रेन्स इन इंडिया, ये आपके मिलियन टन्स हैं, 50 मिलियन टन्स, 100 मिलियन टन्स, 150 मिलियन टन्स। ये आपके देखो 1960-61 में यहाँ तक थे हम, फिर ऐसे 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 बढ़ता गया देखो। सो 2013-14 में हम भाई साहब इतने आ गए। हालांकि हमारा पॉपुलेशन भी बड़ा है, बट ग्रीन रेवोल्यूशन के चलते हमारे इन सब चीज़ों में फूड ग्रेन्स की प्रोडक्टिविटी बढ़ी है, ठीक है? सो ग्रीन रेवोल्यूशन को हमने अगर ठीक से अडॉप्ट किया है सो हमको फूड क्राइसिस नहीं होगा, ठीक है? इन 1960-61 प्रोडक्शन ऑफ फूड ग्रेन्स वाज अ लिटिल अबव 50 मिलियन टन्स, ठीक है? एंड बाय 2013-14 प्रोडक्शन रोज टू अप्रॉक्सीमेटली 280 मिलियन टन्स। इतना ज़्यादा प्रोडक्शन में वृद्धि हुआ, ठीक है? देयर वाज सो मच ऑफ। डू यू बिलीव दैट ग्रीन रेवोल्यूशन हैज मेड इंडिया सेल्फ सफिशिएंट इन फूड ग्रेन्स? यस, डेफिनेटली। देखो ग्रीन रेवोल्यूशन ने क्या किया, पहला आपका आया भाई साहब हाइब्रिड सीड्स। हाइब्रिड सीड्स क्यों यूज़ कर रहे हैं हम भाई साहब? हाइब्रिड सीड्स मतलब कैसा होता है, देखो जो जैसे वीट की कैटेगरी है या भाई साहब राइस की कैटेगरी है, ठीक है? अलग अलग कैटेगरीज हैं राइस की। मतलब कोई राइस की कैटेगरी है जिसमें शॉर्ट स्पैन ऑफ लाइफ है, शॉर्ट स्पैन ऑफ लाइफ, ठीक है? एक ऐसा जीन है जहाँ पे मतलब अगर समझ लो पूरे राइस के कल्टीवेशन में जनरली 4 महीने लगते हैं, तो एक ऐसी कोई स्पीशी होगी जिसको उगने में 3 ही महीने लगते हैं, तो उसके जीन्स को हमने वहाँ से उठाया, ठीक है? क्लियर है? उस स्पीशी के जीन्स को हमने उठाया राइस के। समझ लो भाई साहब कोई ऐसा है जिसमें वेदर रेजिस्टेंस बहुत अच्छा है, वेदर रेजिस्टेंस, ठीक है? मतलब थोड़ा बहुत गर्मी हो गया या थोड़ा बहुत ठंडी पड़ गई या थोड़ा बहुत ज़्यादा बरसात हो गई तो उससे राइस डिस्ट्रॉय हो जाएगा। तो इस ऐसी कोई स्पीशी है राइस की जिसमें वेदर रेजिस्टेंस बहुत अच्छा है, तो वहाँ से हमने उसके जीन को उठाया, ठीक है? शॉर्ट स्पैन ऑफ लाइफ,
वेदर रेजिस्टेंस, ठीक है। और क्या हो सकती है भाई साहब, आपका जो वीड रेजिस्टेंस है, ठीक है, वीडी साइड मतलब वीड रेजिस्टेंस, आपका थोड़ा बहुत भाई साहब वीड हो गया तो राइस मर जाएगा, ठीक है। तो इसके उसमें हमने भाई साहब वीड रेजिस्टेंस लिखा। तो इस तरह से हमने चुन कर भाई साहब वैरायटीज क्रिएट की हैं, ठीक है। और क्या, जैसे समझो एक पहले का राइस है, ओल्ड राइस फॉर्मेट में, समझ लो ये राइस का एक स्ट्रॉ है, ठीक है। इसमें भाई साहब लेट से 6 ही दाने हो रहे हैं। दूसरे वाले में भाई साहब आपके एक ही स्ट्रॉ में भाई साहब बहुत सारे और दाने मिल जाएंगे, लेट से 20-25 दाने मिल जाएंगे आपको। यहाँ पे शायद 6 ही दाने हो रहे थे, तो मोर प्रोडक्शन, वहाँ से हमने जीन को उठाया इन सारे, तो ये मोर प्रोडक्शन। तो ऐसे करते करते जो बेस्ट इन क्वालिटी स्पीशीज़ हैं उनके जीन्स को हम उठा कर हमने एक कंबाइंड स्पीशी बना दी। और आज की तारीख में आप जितने भी फूड ग्रेन्स कंज्यूम कर रहे हैं, ऑलमोस्ट 99% ऑफ ऑल द फूड ग्रेन्स आर हाइब्रिड स्पीशीज़। और इसी हाइब्रिड स्पीशीज़ के चलते हमने अपने फूड सिक्योरिटी को स्टैब्लिश किया है, ठीक है। अदरवाइज पॉसिबल नहीं था। विथ सच अ ह्यूमंगस ग्रोथ इन पॉपुलेशन, if we would have not adopted green revolution, we would have now been struggling to make food available to all the people in India, ठीक है, समझ में आ रहा है। तो हमने बेस्ट इन क्लास की जीन्स को सिलेक्ट किया, और जीन्स को सिलेक्ट करते करते फाइनली हमने एक नया स्पीशी बनाया जो ज़्यादा वेदर रेजिस्टेंस है, जिसमें ज़्यादा भाई साहब शॉर्ट स्पैन ऑफ लाइफ है, ताकि बार बार उसको उगाया जा सके, ठीक है। जिसमें भाई साहब वीड रेजिस्टेंस ज़्यादा है, जो भाई साहब कम न्यूट्रिशन ले, ठीक है। ऐसे सारे क्वालिटीज़ को उठाते हुए हमने ऐसा एक वैरायटी बनाया जिसमें सबसे ज़्यादा। तो यस, ग्रीन रेवोल्यूशन इज़ द ओनली वे इन विच वी हैव बेसिकली बिकम सेल्फ सफिशिएंट। इसमें हमने सेल्फ सफिशिएंसी अचीव की है। द अवेलेबिलिटी ऑफ फूड ग्रेन्स हैज़ फर्दर बीन इंश्योर्ड विद अ केयरफुली डिजाइंड फूड सिक्योरिटी सिस्टम बाय द गवर्नमेंट। तो अवेलेबिलिटी, अभी देखो हमने उत्पादन का केयर टेक कर लिया है, ठीक है। हाउ मच इज द पॉपुलेशन एंड हाउ मच वी नीड टू प्रोड्यूस, वी हैव ऑलरेडी टेकन केयर ऑफ इट। नाउ वी हैव टू इंश्योर दैट द अवेलेबिलिटी इज मेड स्मूथ, ठीक है। अवेलेबिलिटी हो ताकि लोग भाई साहब इसको खरीद सके। दुकानों तक अगर ये ना पहुंचे, मॉल्स तक अगर ये ना पहुंचे, या भाई साहब ऐसे जगहों तक ना पहुंचे जहां पे ये फूड लेते हैं, सो हाउ विल वी मेक देमसेल्फ अवेलेबल, हाउ विल वी मेक इट अवेलेबल। So the availability of food grains has further been assured with a carefully designed food security system. तो ये फूड सिक्योरिटी सिस्टम क्या करता है, ये जितने भी राइस या वीट, क्या बार बार पीछे देख रही हो, तो किसका वेट कर रही हो भाई साहब, ठीक है। तो राइस या फूड जो भी प्रोड्यूस हो रहा है, दिस हैज़ टू बी मेड अवेलेबल टू ऑल द स्टोर्स फ्रॉम वेयर पीपल कैन कन्वीनियंटली परचेज, ठीक है। आपका भाई साहब गोदाम में ही अगर माल पड़ा रह गया तो कोई मतलब नहीं बनता है, ठीक है। इट हैज़ टू बी पब्लिकली डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉपरली, ठीक है। सो इस सिस्टम को भी बहुत ध्यान दिया गया। दिस सिस्टम हैज़ 2 कंपोनेंट्स, ठीक है। 2 कंपोनेंट्स हैं इस सिस्टम के, एक हो गया बफर स्टॉक और एक हो गया भाई साहब पीडीएस, जिसको हम बोलते हैं पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, और एक हो गया भाई साहब आपका क्या, बफर स्टॉक। व्हाट डू वी मीन बाय बफर स्टॉक पीपल? बफर स्टॉक मतलब एक्सेस स्टॉक, ठीक है। एक बार आपने भाई साहब जो भी राइस और ग्रेन प्रोड्यूस हुआ है उसको मार्केट में रिलीज कर दिया गया, ठीक है। उसको मार्केट में रिलीज किया आपने,